नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 11 दैट इज़ न्यू एम्पायर एंड किंगडम। माय नेम इज़ दीपक एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस चैप्टर। बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर अबाउट द एम्पायर एंड द किंगडम्स। इस चैप्टर में बेसिकली हम एम्पायर्स और किंगडम्स के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। एक लड़का है, देयर इज़ अ बॉय। ये अपनी स्टोरी, इसको मतलब क्या होता है, एक रोल मिलता है स्कूल में प्ले करने के लिए, किंग का रोल मिलता है। और किंग भी कौन सा, समुद्रगुप्ता है ना, जो अमित अरविंद को है ना समुद्रगुप्ता रोल प्ले करने के लिए मिलता है। तो इन्हें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दी जाती है कि तुम वीणा भी बजाओगे। तो वीणा, तो ये बोलता है अरे क्या किंग भी कभी म्यूजिशियन होता है क्या, ऐसा वो थोड़ा आश्चर्य में आ गया। तो अब हम जानेंगे कि हमें कैसे पता चलता है किंग क्या क्या करते थे। तो तो इसे क्यों बोला गया वीणा बजाने के लिए, तो हम जानते हैं प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। देखो प्रशस्ति होती क्या है, मैं आपको बता दूं। प्रशस्ति वो होती है जो किसी की प्रेज करती है। जैसे मैंने एक बुक लिख दी है ना, वो बुक तुम्हारे बारे में खूब बड़ाइयाँ कर रही है कि तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, तुम ऐसे, या तो तुम्हारे माँ बाप ने एक बुक लिखी कि तुमने ऐसा किया वैसा किया और अच्छे अच्छे काम किए। ये क्या हो गई, प्रशस्ति हो गई। संस्कृत में इसका मीनिंग होता है, आया समझ में, प्रेज ऑफ। ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रेज ऑफ। तो यहाँ पे हमें भी प्रशस्ति से जानने को मिलता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो बहुत ही फेमस रूलर थे। कौन सी डायनेस्टी के, गुप्ता डायनेस्टी के। समुद्रगुप्त के बारे में बहुत लंबी लंबी इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। वो हमें बताती है, देखो एक्चुअली में क्या है, जो उनकी कोर्ट में एक संस्कृत पोएट थे जिनका नाम था हरिसेना। हरिसेना वही एक पोएम में लिखते हैं ये सारी चीज़ें, इंस्क्रिप्शन मतलब बताते हैं किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में 1700 साल पहले। तो आपको पता चल गया समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक पोएट होते थे। वो क्या करते थे, पोएम लिखते थे, जिनका नाम था हरिसेना। वही वही एक प्रशस्ति है जो कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानने को मिलती है। और इनकी काफ़ी सारी जो इंस्क्राइब्ड है, कहाँ पे इनकी पोएम जो है ना इंस्क्राइब्ड है, कहाँ पे, अशोकन पिलर, जो इलाहाबाद में आपको देखने को मिलती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्रशस्ति क्या होती है, यही चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। जैसे कि चैप्टर 10 में भी आपने काफ़ी रूलर्स के बारे में पढ़ा। जैसे गौतम पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में आपने पढ़ा ना। दे बिकेम द फार मोर इम्पोर्टेंट रूलर फ्रॉम द टाइम ऑफ द गौतम गुप्ता। तो वो बहुत पहले रूलर थे। ये भी सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। अब समुद्रगुप्ता प्रशस्ति, अब समुद्रगुप्ता के बारे में हम और जानने की कोशिश करते हैं। वो हमें क्या बताती है कि एक पोइट थे, जो पोइट उनकी प्रेज का, जो पोइट है ना, जिनके जो उनके बारे में लिखते हैं, वो क्या बोलते हैं, एक खतरनाक वॉरियर थे और ये कभी ना हारने वाले विजेता थे, मतलब हमेशा जीतते थे। और ये एक अच्छे पोइट भी थे। और और ये इनको भगवान के बराबर माना जाता था। ये अच्छी खासी वीणा भी बजाते थे, है ना, मतलब सब कुछ इनके अंदर अच्छी क्वालिटी से था। द प्रशस्ति वॉज द कंपोज इन अ वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। ये बहुत ही लंबे सेंटेंसेस में बताई गई। ये एक छोटा सा सेंटेंस है इसके बारे में। तो ये बताते हैं, देखो और भी कुछ बताते हैं। देखो प्रशस्ति बताती है समुद्रगुप्ता क्या है, एक वॉरियर थे जो कि बहुत हैंडसम और चार्मिंग थे, कि इन्होंने बहुत सारी 100 से भी ज़्यादा इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिससे इनके शरीर पे अलग अलग मार्क्स देखने को मिलते हैं, कट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे एरो के, स्पाइक्स के, स्पीयर्स के, ये सारे स्वॉर्ड्स, आयरन क्लब, जेवलिन, इन सब चीज़ों के निशान हैं। और अदर भी बहुत सारे वेपन्स हैं जिनके निशान इनके शरीर पे देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई है। तो और भी है, तो ये सारा एक मैप है, वो मैप हम देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। समुद्र जो जो हरिसेना जो है ना, वो बताते हैं कि वो जो समुद्रगुप्ता थे ना, उनके समय पे 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंट डिफरेंट रूलर हुआ करते थे। जो फिर समुद्रगुप्ता उनके साथ डीलिंग कैसे करते थे, उनकी समुद्रगुप्ता की पॉलिसीज़ कैसी होती थी। तो आर्यवर्ता के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे क्या होते थे, 9 रूलर होते थे, है ना। तो उन सभी को क्या कर लिया था समुद्रगुप्ता ने अपने अंडर, उनके एम्पायर, उनके किंगडम को अपने अंदर ले लिया था, सारा कब्जा कर लिया था। और दक्षिण पथ में बताते हैं वहाँ पे 12 रूलर्स होते थे। तो उन सभी की कैपिटल जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ वगैरह, उन्होंने सारी चीज़ें अपने अंडर में ले ली थी। लेकिन उनको क्या कर दिया था, उनको हराने के बाद उनका जो राज्य था ना वापस ले लिया था। लेकिन हाँ, उनकी कुछ कैपिटल्स जो थी वो अपने अंडर में रख ली थी। तो और फिर अब ये ऐसा क्यों करते थे कि उनको हराने के बाद उनकी कैपिटल उनको उनका राज्य वापस दे दिया। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती थी बेटा, जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। द इनर सर्कल ऑफ द नेम, देखो अब क्या होता था, आसाम, बंगाल, नेपाल, जो भी नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग स्टेट्स होते थे इनके, तो उनके साथ भी ये क्या करते थे, लड़ाइयाँ करते थे।
है ना। और फिर उसके बाद उनको उनको क्या करते थे, हरा के बोलते थे हमारे कोर्ट में जो जो ऑर्डर बोले जाएंगे वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, और कोर्ट में आके हाजिरी भी देनी पड़ेगी। और फिर जो होता था, जो रूलर इनसे बाहर रहते थे, है ना, तो जैसे शाकर्स को इन्होंने तो ख़त्म ही कर दिया था। द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड हिम ऑफर द डॉटर इन अ मैरिज। और श्रीलंका के जो रूलर थे ना, उनको तो इन्होंने क्या किया था, उनके साथ मैरिज कर ली थी। मैरिज अलाइंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब इस तरीके से इनकी डीलिंग होती थी। ये यहाँ पे एक छोटा सा मैप दिखाया हुआ है। ये देखो, इन्होंने ये सारे जो इनर स्टेट, आउटर स्टेट, आर्यवर्ता, ये सारे आर्यवर्ता वाले कौन से, इनर स्टेट, आउटर स्टेट, जो भी आपको देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें देखो। ये आपका इनर स्टेट, ये डार्क में है, ये देखो, ये वाला हिस्सा आपका हो गया इनर स्टेट, ये इनर स्टेट हो गया। और फिर आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट, ये दिखने को मिलेगा आउटर स्टेट। आउटर स्टेट एकदम लाइट वाला, ये है आपका आउटर स्टेट। और ये है आपका कौन सा, आर्यवर्ता। और जो सिटीज़ हैं, ये सिटीज़ कंकर्ड बाय द गुप्ता, देखो ये मेन सिटीज़ हैं। और जो सिटीज़ गुप्ता ने जीत ली थी, ये वो वाली सारी सिटीज़ हैं। आया समझ में। तो कुछ सिटीज़ के नाम भी देख लो आप, जैसे देख सकते हो, तो मथुरा हो गया, थानेसर हो गया, कन्नौज हो गया, प्रयाग हो गया, पाटलिपुत्र, नालंदा, और फिर अमरावती, अजंता, सातवाहना, भरूच, वल्लभी, उज्जैन, ऐहोल। और फिर ये सारे नाम बेटा आपको धीरे धीरे सारे सुनने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो, पल्लवा, कांचीपुरम, महाबलीपुरम, अरिकामेडू, इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पुहार, ये सारी चीज़ें, ये सारे किंगडम अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे सिटीज़ देखने को मिलती है। अब हम जीनियोलॉजिस्ट के बारे में जानेंगे। जीनियोलॉजिस्ट मतलब इनकी जनरेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रशस्ति हमें क्या बताती है, इनके एंसेस्टर के बारे में बताती है, इनके जो फादर, ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड फादर के बारे में भी है, और इनके माता पिता के बारे में भी हमें पता चलता है। इनकी माता जो थी कुमार देवी, वो की लिच्छवी किंगडम से बिलोंग करती थी, लिच्छवी गण से बिलोंग करती थी। लिच्छवी गण वही गण है बेटा जहाँ से जब आपके महावीर भी बिलोंग करते थे। वेल हिज फादर चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। लेकिन उनके जो फादर थे ना, उन्होंने फॉर्म करी थी, जिनका नाम था चंद्रगुप्ता, उन्होंने फॉर्म करी थी गुप्ता डायनेस्टी। और उन्होंने एक बहुत बड़ा टाइटल अपने लिए रखा था, जिसका नाम था महाराजा धीराज। महाराजा धीराज मतलब सभी राजाओं का राजा, दैट इज़ द महाराजा धीराज। लेकिन जो समुद्रगुप्ता ने भी यही टाइटल यूज़ किया, लेकिन जो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर तो थे ना, उन्होंने सिंपल महाराज अपना टाइटल रखा था। तो आप समझ सकते हो, समुद्रगुप्ता ने भी अपना नाम क्या रख लिया था, महाराजा धीराज। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपने पढ़ ली। अब समुद्रगुप्ता इन टर्न इन फिगर जीनोलॉजी ऑफ लेटर रूलर ऑफ द डायनेस्टी। अब इसके बाद क्या हुआ, समुद्रगुप्ता के बाद आए उनके बेटे, जिनका नाम था चंद्रगुप्ता टू। इनके पिता का नाम भी था चंद्रगुप्ता, लेकिन वो चंद्रगुप्ता वन थे। एक थी गुप्ता डायनेस्टी, देखो चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्ता चंद्रगुप्ता, तो इनमें दोनों में फ़र्क है ना। चंद्रगुप्त मौर्य में मौर्यन डायनेस्टी बनी थी, है ना, तो वो अलग है, जिसमें बिंबिसार अशोका के बारे में हमने पढ़ा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो गुप्ता डायनेस्टी है, चंद्रगुप्ता, ओनली गुप्ता डायनेस्टी, है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे चंद्रगुप्ता ने फाइंड करी, उसके बेटे समुद्रगुप्ता के बाद चंद्रगुप्ता टू, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक जीनियोलॉजी आप देख रहे हो। अब हम इनके बारे में कैसे जानते हैं, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, हमें कॉइन्स में देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। ही लेड द एक्सपीडिशन इन द वेस्ट इंडिया, और फिर वेयर ही ओवरकम द लास्ट, इन्होंने क्या कर दिया वहाँ पे, तो शाकास को इन्होंने ख़त्म ही कर दिया। शाकास जो रूलर होते थे वेस्ट इंडिया में, वहाँ पे उनको ख़त्म कर दिया। अकॉर्डिंग टू द लेटर बिलीव हीज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्न पीपल। इनका जो कोर्ट होता था ना, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग होते थे। उसमें से एक थे कालिदास, उनके पोएट वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और आर्यभट्टा द एस्ट्रोनॉमर, आर्यभट्टा भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे चैप्टर 12 में। तो ये सारी चीज़ें हमने किसके बारे में पढ़ी बेटा, समुद्रगुप्ता के बारे में अच्छी तरीके से हमने पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता। देखो जैसे हमने गुप्ता के बारे में पढ़ा इंस्क्रिप्शन में और कॉइन्स से पढ़ा, वैसे ही इन कुछ किंगडम्स होते थे ना, जो किंग्स होते थे ना, उनकी बायोग्राफी लिखी जाती थी। तो बायोग्राफी से भी हमें पता चलता है, वो भी एक प्रशस्ति का ही काम करती है। तो बायोग्राफी क्या है, तो देखो हम हर्षवर्धना के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनकी बायोग्राफी जो लिखी थी, वो किसने लिखी थी, देखो बाणभट्टा ने लिखी थी, जिसका नाम था हर्षचरिता, जो कि 1400 साल पहले देखने को मिलती है। तो बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरिता, ये संस्कृत में थी।
और वो जीनोलॉजी बताती है हर्षवर्धना की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो उनकी वो बताते हैं कि जब वो किंग थे तो उनके दरबार में कुछ चाइनीज़ पिलग्रिम आए थे जिनका नाम था जुआन जेंग, अबाउट हुम यू रीड इन चैप्टर 10। ऑलरेडी आपने चैप्टर 10 में जुआन जेंग के बारे में पढ़ चुके हो और काफ़ी मैंने बता दिया है। ऑल्सो उन्होंने हर्षा के कोर्ट में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था और काफ़ी डिटेल्स अपनी अकाउंट्स वगैरह में उनके बारे में देखने को मिलता है हर्ष के बारे में। तो हर्ष वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ द हिज फादर, वो एल्डेस्ट सन नहीं था, लेकिन वो किंग बन गया कब, जब उनके एल्डेस्ट ब्रदर और उनके फादर दोनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसका एक ब्रदर इन लॉ था, वॉज रूलर ऑफ कन्नौज। वो कहाँ का रूलर था, कन्नौज का। तो उसको मार दिया था किसने, बंगाल के रूलर ने। तो हर्षा ने क्या किया, वह कन्नौज पे क्या किया, अटैक किया और बंगाल के रूलर को हरा दिया। धीरे धीरे उसने क्या कर दिया, मगध और बंगाल पे अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन जैसे उसने सोचा कि मैं दूसरी जगह भी सक्सेस पाऊँ, जैसे उसने नर्मदा नदी क्रॉस करने के लिए आया और डेक्कन पे सोचा कि मैं अपना आधिपत्य जमाऊँ, लेकिन वो क्या हो गया, वहाँ पे आते आते फेल हो गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी थी और चालुक्य डायनेस्टी में एक किंग थे पुलकेशिन II, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम डिस्कस करेंगे पल्लवास और चालुक्यस के बारे में, जो कि अभी तक आपने जितने भी जो मैंने ऊपर किंगडम समझाए वो बेटा पूरे साउथ इंडिया के थे। अब ये नॉर्थ इंडिया के थे। अब ये आ गए आपके साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कौन कौन से किंगडम देखने को मिलते हैं आपको, चालुक्य और पल्लवास। तो इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पुलकेशिन्स के बारे में, उनकी प्रशस्ति के बारे में, प्रशस्ति मैंने बताया ये ऑलरेडी, प्रशस्ति से हमें जो जानने को मिलता है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं द पल्लवास एंड चालुक्यस वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। मैंने बताया ना आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो पल्लवास स्प्रेड, जो पल्लवास थे उन्होंने अपना रीजन स्प्रेड कर दिया। उनकी जो कैपिटल थी वो थी कांचीपुरम, और उनका जो एरिया था ना वो कहाँ तक फैला हुआ था, कावेरी डेल्टा, वाइल द पार्ट ऑफ द चालुक्य वॉज द सेंटर अराउंड द रांची दोआब। और जो चालुक्य का जो एरिया था वो कहाँ तक आता था, रांची दोआब से, जो कि रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में देखने को मिलता है। तो मतलब आपको पता चल रहा है पल्लवास का जो रूलिंग एरिया था वो कावेरी डेल्टा वाला एरिया था, कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा तक। और जो इनका था वो कौन सा था, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा रिवर के बीच का सारा एरिया किनका था, इनका था। तो आईहोल जो थी ये आपको ध्यान में रखना है। आईहोल जो थी वो कैपिटल किसकी थी, चालुक्य की। और पल्लवास की कौन सी थी, अभी मैंने बताई कांचीपुरम। तो ये चालुक्य की फेमस थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था और अच्छा खासा रिलीजियस सेंटर भी डेवलप हो रखा था। वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। पल्लवास एंड चालुक्याज आर फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर लैंड्स। वो एक दूसरे से क्या करते थे, लड़ाइयाँ करते ही रहते थे। एक दूसरे की कैपिटल सिटी होती थी ना उसको उस पर अटैक करते थे। जो उनके बहुत बड़े अच्छे अच्छे टाउन्स होते थे उन पर अटैक करते थे। द बेस्ट नॉन चालुक्य रूलर वॉज द पुलकेशिन II। जो चालुक्य के जो बेस्ट रूलर होते थे ना, पुलकेशिन II, जो आपको बताया जिसने हर्षा को हरा दिया था, है ना। तो वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द प्रशस्ति। मैंने बताया सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, प्रशस्ति से। जो उनके कोर्ट में एक पोएट होते थे वो लिखते हैं, जिनका नाम है रवि कीर्ति। वो हमें क्या बताते हैं कि उनके एंसेस्टर के बारे में बताते हैं। ट्रेस्ड बैक थ्रू द 4 जनरेशन के बारे में भी हमें बताते हैं। फादर टू सन, पुलकेशिन एविडेंटली गोट द किंगडम फ्रॉम हिज एंकल। वो बताते हैं जो पुलकेशिन है ना, वो अपना उनको जो किंगडम मिला ना वो कहाँ से मिला, उनके अंकल से मिला। ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। तो 4 जनरेशन का ब्यौरा देते हैं और वो बताते हैं पुलकेशिन को जो किंगडम मिला वो कैसे मिला, अंकल से मिला। तो सारी चीज़ें तो इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बेटा आगे की क्लासेस में भी आपको जानने को मिलेंगी। अकॉर्डिंग टू द रवि कीर्ति वो बताते हैं ही लेड द एक्सपीडिशन अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट। उन्होंने काफ़ी कुछ फैलावा किया था। बिसाइड इसके अलावा भी चेक द एडवांस ऑफ हर्षा। तो हर्षा को भी चेक किया था, मैंने बताया आपको हर्षा को इन्होंने हंसाया था। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम हर्षा मीन्स हैप्पीनेस। उन्होंने बोला हर्ष जो थे, हर्षा का मतलब होता है खुश, और वो आए साउथ में किस पे अटैक करने के लिए, इन पे पुलकेशिन पे अटैक करने आए और वो वापस चले गए सारी अपनी हर्षा को मतलब खुशी खोकर चले गए। मतलब यही समझ में आया, वो हर्षा मतलब खुशी होता है, लेकिन वो जैसे अटैक करने आए किस पे, पुलकेशिन पे, और अपनी सारी खुशी गवा के घर वापस को चले गए। तो ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। पुलकेशिन ने पल्लवास पे भी काफ़ी अटैक किया था और पल्लवास जो थे वो भाग भाग के कहाँ पे चले गए थे, कांचीपुरम में, अपनी जो कैपिटल है वहाँ पे जाके छुप गए थे। बट
द चालुक्यास की जो विक्ट्री थी ना ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चले, है ना। वो द पल्लवास एंड चालुक्यास जो थे वो ख़त्म हो गए और उनके साथ एक नया रूलर्स आए, नए नए रूलर्स आ गए, जैसे राष्ट्रकूटा जो चालुक्य चोला डायनेस्टी से थे। उसके बारे में हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको सॉरी क्लास 7th में हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया तो ये ज़्यादा लंबे समय तक चले नहीं। तो आपने पल्लवास और चालुक्यास के बारे में पढ़ लिया काफ़ी अच्छा खासा, तो ये आपको पता चल गया। समुद्रगुप्ता के बारे में भी आपने काफ़ी कुछ पढ़ा। अब इसके बारे में हम और आगे क्लास 7th में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना वो कैसा था उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो जो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था फॉर द रूलर। कोई भी रूलर के लिए लैंड रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। और विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो देयर आर द सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल, वहाँ पे नई नई डेवलपमेंट हो रही थी। किंग अडोप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन सपोर्ट। किंग को क्या मतलब लोगों को सपोर्ट कर रहा था और अपने लिए आर्मी जनरेट कर रहा था और अच्छी तरीके से मतलब काफ़ी कुछ कर रहा था। तो अब हम जानेंगे वो पॉलिटिकली मिलिट्रिकली डेवलप हो रहा था। तो अब हम जानते हैं क्या क्या वो करता था। सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट वर द हेरिडिटरी। उसने क्या कर दी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट थी ना उसको क्या कर दी, हेरिडिटरी कर दी, मतलब बच्चे का बच्चा बन जाएगा। दिस मीन द सन सक्सीडेड द फादर, तो यही पोस्ट हो गई। तो द पोस्ट हरिसेना वॉज द महादंडा नायका, द चीफ जुडिशरी ऑफिसर लाइक हिज फादर। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। मतलब सबसे पहले उसने जो मैनेज कर रहा था वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, उसको पोस्ट को सारी पोस्ट जो थी ना उसको हेरिडिटरी कर दिया। फिर उसके बाद 1 पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसर्स, एक आदमी चाहे तो कितने भी ऑफिसर्स रख सकता है। इंस्टेंस बिसाइड द महादंडा नायक हरिसेना वॉज द कुमार आमत्य मीनिंग द इम्पोर्टेंट मिनिस्टर। तो संधि विग्रहारी मीनिंग द मिनिस्टर ऑफ द पीस, वॉर एंड पीस, मतलब अलग अलग मिनिस्टर ये लोग क्या करते थे, अपॉइंट करते रहते थे। तो और कुछ नहीं है बेटा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जानने को, खाली उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करता था। पोस्ट को हेरिडिटरी कर दी, जितने भी चाहो उतने मिनिस्टर अपॉइंट कर दो, है ना। उसके अलावा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लली हेड से द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये लोग क्या करते थे, फॉर्म करते थे। और दिस इंक्लूड द नगारा, श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और द मर्चेंट ऑफ द सिटी, ये सारे इसमें क्या होते थे, इंक्लूड होते थे। तो क्या है, सर्थवाहा और द लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवांस, जो लीडर होते थे मर्चेंट और कारवांस के, तो उन्हें हम क्या बोलते थे, सर्थवाहा। तो प्रथावना कुलीन द चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द, मतलब सभी के लिए क्या कर दिया इन्होंने, एक हेड डिसाइड कर दिया। ये सारी चीज़ें इन्होंने की। और फिर द पॉलिसीज वर रिजनेबल इफेक्टिव बट सूनर और लेटर, तो क्या हुआ, पावरफुल मैन ग्रू स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेट अप द इंडिपेंडेंट किंगडम। और धीरे धीरे क्या हुआ, एक अलग ही इंडिपेंडेंट किंगडम क्या हो गया, ये अच्छा खासा सेटअप हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलती हैं। अब न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक न्यू काइंड ऑफ आर्मी क्या होती है बेटा, कि अच्छे खासा वेल ऑर्गेनाइज फैमिली हो। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, उसमें अच्छे हाथी होने चाहिए, घोड़े होने चाहिए, ये सारी चीज़ें, कैवलरीज, फुट सोल्जर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा भी मिलिट्री लीडर अच्छा होना चाहिए जो किंग को सपोर्ट प्रोवाइड करे, है ना, किंग को अच्छा खासा नॉलेज दे, जब भी किंग को ज़रूरत हो वो तुरंत ही अवेलेबल हो। दे वर नॉट पेड, उनको क्या होता था, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, रेगुलर सैलरी उन्हें पेड नहीं की जाती थी। तो इंस्टीड उनके अलावा वो क्या करते थे, लैंड मिलती थी जहाँ से वो क्या करते थे, अपना रेवेन्यू कलेक्ट करके अपना जीवन यापन कर सकते थे, सोल्जर को मेंटेन कर सकते थे। तो फिर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और कुछ इक्विपमेंट भी उनको खरीदने होते थे, अच्छे खासे इक्विपमेंट रखते थे। मतलब ये वहाँ के जो आर्मी का सेटलमेंट है ना, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये अच्छे खासे मतलब वेल मेंटेन्ड आर्मी रखते थे। और जो मेन हेड होता था उसे लैंड दे देते थे ताकि आप क्या करो, आर्मी का खर्चा मेंटेन करो, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, रेगुलर सैलरी तो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, इसके लिए तो ऐसा कर रहे थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और असेंबली इन द सदर्न किंगडम, और सदर्न किंगडम में क्या होता था वो भी हम जान लेते हैं। पल्लवास मेंशन द नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, बहुत सारी लोकल असेंबली के बारे में जानने को हमें मिलता है। तो जैसे ब्राह्मण एंड ब्राह्मीण लैंड ओनर्स के बारे में हमें जानने को मिलता है। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू द सब कमिटीज़, ये सब कमेटी के थ्रू फंक्शन करती। कमेटी मतलब एक होती है हेड और दूसरी सब कमेटी, छोटी छोटी कमेटियाँ। जो बड़ी कमेटी के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना वो सब कमेटियाँ होती हैं। तो आपको पता चल गया। विच लुक आफ्टर द जो देखते थे किसके बारे में, इरीगेशन ऑपरेशन,
इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, इरिगेशन के बारे में, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स, ये सारी चीज़ों के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अच्छा खासा वो लोग चल रहे थे। द यू वॉज अ विलेज assembly found in the area where the land owner were not ब्राह्मण। तो ये एक यूआर एरिया था जहाँ पे लैंड ओनर क्या होता था, ये भी एक असेंबली थी, लेकिन वहाँ पे लैंड ओनर ब्राह्मण नहीं होता था। पिछले में हमने देखा लैंड ओनर जो होता था ब्राह्मण होता था, लेकिन यहाँ पे लैंड ओनर क्या है, ब्राह्मण नहीं है। एंड देन नगरम वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। नगरम जो थी वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, किसकी, मर्चेंट की ऑर्गेनाइजेशन थी। इट इज़ लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय द रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर। तो ये लैंड ओनर एंड मर्चेंट, तो ये सारी असेंबलीज कौन, देखो कोई भी असेंबली कौन कंट्रोल कर सकता है, जो पावरफुल होगा, लैंड ओनर, मर्चेंट, ये सारे लोग कंट्रोल करते थे। मैनी ऑफ द लोकल असेंबलीज कंटिन्यूड टू फंक्शन फॉर द सेंचुरीज। बहुत सारी जो असेंबलीज थी वो कंटिन्यू हुई सालों तक, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखते आ रहे हैं। अब जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो क्या करते थे, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, है ना। तो ऑर्डिनरी पीपल वहाँ पे उनके कोर्ट में एक कालिदास इज़ नोन फॉर द प्लेस, बहुत मतलब बड़े बड़े ज्ञानी लोग वहाँ पे देखने को तो मिलते थे। तो कालिदास इज़ नोन फॉर हिज प्लेस डेपिक्ट लाइफ टेकिंग किंग्स कोर्ट। तो इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट द प्लेस, उन्होंने अच्छे अच्छे प्लेस लिखे, है ना। किंग्स एंड मोस्ट ब्राह्मण्स के बारे में वो लिखते थे, जो कि संस्कृत में लिखते थे। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिनका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें एक राजा और राजी के प्रेम की कहानी के बारे में बताते हैं वो। और जो वहाँ की जो लैंग्वेज होती थी कॉमन पीपल की, वो होती थी प्राकृति। और जो ब्राह्मण और राजा होते थे ना, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, संस्कृत। तो ये आपको पता चल गया। तो जैसे मैंने बताया उसमें जो प्ले लिखा था उसने, कालिदास जी ने, तो उसमें जो दुष्यंत और शकुंतला, इन दोनों का रोल प्ले करता है। इनकी एक खूबसूरत लव स्टोरी है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आप देख सकते हो। अभिज्ञान शकुंतलम, ये ध्यान में रखना है कि अभिज्ञान शकुंतलम उन्होंने लिखी थी। अब जो द चाइनीज़ पिलग्रिम फाजियान नोटिस, अब चाइनीज़ जो पिलग्रिम थे फाजियान, उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो लो कास्ट के लोग होते हैं उनको अनटचेबल जैसा फील किया जाता है, और उनको सिटी से बाहर भी रखा जाता है। और जब भी वो सिटीज़ में आते हैं तो एक बर्तन जैसा कुछ बजाते हैं, ताकि उनको लोगों को पता चल जाए कि कोई नीच कास्ट का आ रहा है, और वो उनको टच ना कर सके, और धीरे धीरे क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बताते। तो ये तो बहुत ही बड़ी दुख की बात है बेटा, ये सुन के भी डर सा लगता है, ऐसा भी होता होगा। एंड बाणा भट्टा प्रोवाइड अस विद विविध पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये किंग्स की आर्मी है। किंग्स की आर्मी बेटा वही बता रहे हैं कि किंग जब निकलता था तो बड़े बड़े हाथी घोड़े सब उसके पीछे लगे होते थे, बड़े बड़े एनिमल कैमल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, ड्रम बजाए जाते थे, नगाड़े बजते थे जब भी राजा निकलता था, है ना। लोग उनको गिफ्ट देते थे, उनका फूलों से स्वागत करते थे। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं और कुछ नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। अब हम आ जाते हैं एल्सवेयर। हेल्थवेयर भी मैंने आपको बताया बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अरेबिया में हम देखते हैं, अरेबिया में आप अगर मैप में देखोगे तो आप, ये टोटली क्या है, एक डेजर्ट एरिया है। तो इसको बोलते हैं हब ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द सेंचुरीज। ये काफ़ी लंबे समय तक एक कम्युनिकेशन का हब रहा। अरब मर्चेंट्स एंड द सेलर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सी ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड यूरोप। जो इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड होता था ना, अब इंडिया है, ये यूरोप है, इनके बीच में तो अरब आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता था इंडियन यूरोपियन के ट्रेड के बीच में। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे सी ट्रेड होते हैं बिटवीन द इंडियन और यूरोप, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अदर हु लिव इन द अरब वर द बोडियंस पोस्ट्रल ट्राइब्स। ये सारे लोग रहते थे जो चरवाहे वगैरह होते थे, जो एनिमल्स को चलाते थे, ऊँट को चलाते थे। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। और फिर 1400 साल पहले, लगभग 1400 साल पहले वहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है, जो कि एक नया धर्म लेके आ जाते हैं जिनका नाम होता है इस्लाम, जिसका नाम है इस्लाम। अब क्रिश्चियनिटी के जैसे इस्लाम के भी लगभग फॉलोवर अलग अलग धर्म बनने लग गए, फिर बताने लगी ये इक्वलिटी है, अल्लाह, जो भी इन्होंने अपने बारे में बताया आप देख सकते हो। आज के समय में जो भी मुस्लिम लोग फॉलो कर रहे हैं वही चीज़ें प्रॉफिट मोहम्मद इन्हें सिखा के गए हुए थे। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर पे। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया। ट्रू और फॉल्स बताना है। हरिसेना कंपोज द प्रशस्ति इन द प्रेज ऑफ द। हरिसेना कहाँ, इन्होंने कहाँ इसके बारे में डिस्क्राइब किया, तो ये गलत है। तो गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। तो द रूलर ऑफ आर्यभट्टा ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉर द समुद्रगुप्ता। रूलर ऑफ आर्यभट्टा
आर्यवर्ता ट्रिब्यूट, हाँ नहीं आर्यवर्ता नहीं लाते थे, ये तो गलत है। और फिर देव द 12 दक्षिण पंथ, हाँ ये ठीक है, ये तो ठीक है। और इसके बाद फिर आते थे तक्षशिला एंड मदुरई वर द इम्पोर्टेंट सेंटर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गुप्ता रूलर। तक्षशिला एंड मदुरई, हाँ तो ये गुप्ता रूलर के अंदर में थे, तो ये आपको बताना है बेटा सही है या गलत। ऐहोल एज द कैपिटल ऑफ द पल्लवास, हाँ ठीक है। चालुक्य की पल्लवास की कैपिटल थी आपकी कांचीपुरम, और चालुक्य की कैपिटल थी आपकी ये ऐहोल। तो आपको क्लियर हो गया। लोकल असेंबली फंक्शन फॉर सेवरल सेंचुरी इन साउथ इंडियाज, हाँ हाँ तो चली, काफ़ी चली, लंबे समय तक चली, यही मैंने लास्ट क्वेश्चन यही तो था हमारा। और फिर मेंशन द 3 ऑथर्स हु रोट द हर्षवर्धना, 3 ऑथर्स हु रोट द हर्षवर्धना, हर्षवर्धना किसने लिखी बेटा, तो ये आपको बताना होना चाहिए, बाणभट्टा ने लिखी या फिर और कौन सी बुक लिखी, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। वह एक तो मैं ये बता देता हूँ कि हर्षवर्धना ने लिखी हर्षचरिता, है ना। तो वट चेंज डू यू फाइंड इन द आर्मी एट दिस टाइम, क्या क्या चेंज देखने को मिल रहा था, अच्छे खासे वेपन डेवलप हो रहे थे, ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी आ रही थी, और कुछ नहीं है। व्हाट वर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट आपको बताना है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मंत्री ये लोग क्या कर रहे थे, अपॉइंट कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें आपको बताना है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप चाहते हो बेटा क्वेश्चन एंड आंसर में अच्छी तरीके डिटेल से डिस्कस करूँ, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलोगे, तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। प्रशस्ति मैंने बता दिया, आर्यवर्ता कौन थे मैंने बता दिया, दक्षिण पंथा कौन थे, जियोलॉजी क्या होती है वो भी मैंने बता दिया, हेरिडिटी ऑफिसर क्या होते हैं वो भी मैंने बता दिया, समन्ता क्या होता है वो भी मैंने बता दिया, असेंबली, नगरम, ये सारी चीज़ें वर्ड मैंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किए हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।